गर्ल्स, हमारा टॉपिक है आज का आपका फंक्शंस ऑफ वाटर। इससे पहले आपने वाटर क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं और उसका क्या वर्क है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था। अब हम डीपली पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट है इसमें आपका पॉइंट है घोलक के रूप में, यानी एक्ट ऑफ सॉल्वेंट। जब उत्कृष्ट प्रकार का घोलक होता है, यह कोशों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में एक घोलक की भांति कार्य करता है। यह पाचन के बाद पौष्टिक तत्वों को अपने में पूर्णतः या अंशतः घुला लेता है। इसी के माध्यम से पोषक तत्व शरीर के सभी कोशों तक पहुंचाए जाते हैं तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न व्यर्थ अनुपयोगी पदार्थ को मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। भोजन के पचाने के लिए जल नितांत आवश्यक होता है। यहाँ पे जल को एक क्या है, घोलक के रूप में बताया गया है। मतलब जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, फल हो चाहे आपका जूस हो या कुछ भी हो, अगर हम जूस वगैरह पीते हैं उसमें ऑलरेडी खुद ही वाटर प्रेजेंट रहता है। खाना भी हम खाते हैं तो उसमें भी वाटर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सब्जियों में प्रेजेंट रहता है वाटर। ओके, अगर दाल खाएंगे उसमें भी वाटर प्रेजेंट रहता है, और अलग से जो पानी रहता है वो तो हम पीते ही हैं। तो एक घोलक के रूप में क्या कार्य करता है आपका जो वाटर है, कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो एक अंदर जाके जो है जितनी भी रासायनिक क्रिया होती हैं, जो जल का क्या काम होता है वो उसमें भाग लेना शुरू कर देता है। जो रासायनिक क्रिया होती हैं वो अच्छी तरह से संपन्न होती हैं जल के द्वारा ही हमारी बॉडी में। और जो जल है वो जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, थोड़े थोड़े अपने पूर्णतः या आंशिक रूप से अपने अंदर लेकर और हमारी बॉडी पार्ट्स में वो सप्लाई करता है। फिर है गाइस इसका विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न व्यर्थ एवं अनुपयोगी पदार्थ को मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। जो जल का क्या कार्य होता है, जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो बेकार की हैं चाहे वो यूज़फुल हैं, तो उन पदार्थों को, जैसे मूत्र हो गया, आपका पसीना हो गया, वो क्या करता है, एक जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का वो हमारे शरीर में से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। भोजन के पाचन के लिए जल नितांत आवश्यक है। जो भोजन है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसके पाचन के लिए, जो हमारा फूड है जो उसके पाचन के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर है जल भोजन को चबाने योग्य मुलायम बनाता है। जो जल होता है, वाटर होता है, वो हमारे फूड को चबाने में हेल्प करता है, उसे सॉफ्ट बनाता है। जल ही भोजन को विभिन्न पाचन अंगों द्वारा पहुंचाने में मदद करता है। और जल का क्या कार्य होता है, जो भोजन होता है उसके शरीर के विभिन्न पाचन अंग होते हैं वहाँ तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे मुंह में भोजन को जब दांत चबाते हैं तो क्या होता है, उन्हें गीला करने के लिए जो लार होती है हमारे जीभ में, वो हेल्प करती है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। लार की वजह से क्या होता है, भोजन हमारा जो है चिपचिपा गीला हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी पाचन क्रिया है वो पूर्णतः जो है अच्छे ढंग से नहीं संपन्न हो पाएगी। लार ही भोजन को चिपचिपा एवं गीला एवं लुगदी के समान, लुगदी मतलब जब हम चबा लेते हैं तो वो एक लुगदी के समान बन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट। तभी भोजन ग्रास नली से आमाशय में निगला जाता है। और फिर क्या होता है, भोजन जो हमारी ग्रास नली होती है, खाने की ग्रंथियां हैं, उससे निकल के फिर वो आमाशय यानी पेट तक हमारे पहुंच जाता है। आमाशय से वो छोटी आंत में जाता है, फिर वो बड़ी आंत में जाकर में भी जल जो है फिर पाचक रस, और जो जल होता है छोटी आंत बड़ी आंत में किस रूप में प्रेजेंट रहता है, पाचक रसों में उपस्थित रहता है। मतलब जो जल है हमारी बॉडी में जाके, वो ऐसा नहीं है कि पानी अलग से खड़ा मतलब इकट्ठा हो जाएगा। जल जो है बॉडी में जाके हमारे जैसे कुछ उसके पार्ट हमारे ब्लड में घुल जाएंगे, ब्लड में वो मिश्रित हो जाएगा, और कुछ पाचक रसों में मिल जाए, मतलब जो भी लार निकल एंजाइम होते हैं, एंजाइम की जो भी क्रिया होती है उसमें वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। और जो भी हमारे ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे आपकी पाचन क्रियाएं हैं, छोटी आंत है बड़ी आंत है, उस सब में जाके जल जो है
डिसॉल्व होता रहता है क्रियाओं में। तो ये नहीं है कि जल हमारी बॉडी में जाके अलग से प्रेजेंट रहेगा, वो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सब में घुल जाता है। और उसके बाद क्या करता है, भोजन को जो है विभक्त होने में, मतलब एक छोटे छोटे जब खाने जो हमारा भोजन होता है उसको छोटे छोटे अणुओं में जो है डिसॉल्व होने में जो वाटर है वो उसको मदद करता है। जल भोजन के अवशोषण एवं चयापचय में भी मदद करता है। वही बात है, जल जो है हमारे चयापचय मतलब जो खाने की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म में है, चयापचय दर है, उसको बढ़ाता है और खाने को जो है डिसॉल्व होने में भी हेल्प करता है। पाचक के बाद पोषक तत्व में पूर्णतः या अंशतः घुलकर आंतभित्तियों से होकर गुजरता है। पाचन के बाद जो है जल कहाँ जाता है, हमारी थोड़ा बहुत या पूरी तरह घुलकर आंतभित्तियों यानी इंटेस्टाइनल वॉल से होकर गुजरता है तथा रक्त एवं लसिका यानी हमारे ब्लड और ब्लड लिम्फ में आकर मिल जाता है। इनका संवहन रक्त नलिकाओं या लसिका वाहिनियों द्वारा होता है। इसका संवहन मतलब इसका संचार, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किस माध्यम से जा रहा है उसके बारे में। तो जो इसका संवहन होता है वो किसके थ्रू होता है, नलिकाओं तथा नलिका वाहिनियों के द्वारा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा। सॉरी गर्ल्स। कोशों में भी रासायनिक क्रियाओं यानी चयापचय में समुचित संपादन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जितने भी कोश होते हैं या फिर हमारी मेटाबॉलिज्म रेट होता है, चयापचय दर होती है, उनको भी पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। चयापचय के बाद कोशों तथा तंतुओं द्वारा उत्सर्जित विष, टॉक्सिन्स, वर्ज्य एवं व्यर्थ पदार्थ, निरुपयोगी पदार्थ, गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि जल के साथ आपका घुल जाते हैं तथा रक्त में आकर मिल जाते हैं। जितनी भी हमारे व्यर्थ के पदार्थ है या जो निरुपयोगी पदार्थ मतलब जो यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वो क्या होते हैं, वो इसके माध्यम से, गैस के माध्यम से या फिर CO2 जैसे गैस है उसके माध्यम से आके जल के साथ घुल जाते हैं और हमारे रक्त में आके वो मिल जाते हैं। फिर है रक्त परिवहन क्षेत्र के माध्यम से ये निरर्थक पदार्थ उत्सर्जी अंगों द्वारा लाए जाते हैं जहां इनका उत्सर्जन हो जाता है। अतः जल शरीर में एक घोलक की तरह भी कार्य करता है। गस जो ये पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, तो वो किसके द्वारा लाए जाते हैं, मतलब रक्त परिवहन द्वारा वो हमारे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे उत्सर्जन अंग, मतलब जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारा बाहर निकल जाता है थ्रू मोशन और थ्रू हमारे जब हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं उसके थ्रू। अतः जल शरीर में एक घोलक की तरह भी कार्य करता है, यानी जो जल है हमारे शरीर में एक घोलक की तरह मतलब एक डिसॉल्वेंट की तरह भी कार्य करता है। सेकेंड है आपका शारीरिक ताप को नियंत्रित रखने में, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में जल किस तरह यूजफुल है। शरीर के तापमान को नियत रखने में जल का अमूल्य योगदान है। कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो ताप उत्पन्न होता है, मतलब जो हमारी कोशिकाएं हैं, अब जो हमारे बॉडी में कोई कार्य हो रहा है, कोई मशीन, हमारी बॉडी हम ये कह सकते हैं कि अंदर जो मशीन है जो चलती रहती है उनसे क्या होता है, एक जो है एक गर्म ताप उत्सर्जित होता है, जैसे क्योंकि जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी गर्म रहती है, ये कह सकते हैं हम। तो एक जो ताप उत्पन्न होता है, जल उसे पूरे शरीर में समान रूप से वितरित कर देता है तथा एक अंग को जलने एवं नष्ट होने से बचाता है। हमारी बॉडी में इतना हीट होता है कि
अगर वो एक ही जगह पे कार्य करेगा, एक ही अंग से कार्य करेगा और जल के थ्रू वो अलग अलग जो टेम्परेचर है, जो भी वाष्प निकल रही है, जो भी ऊष्मा निकल रही है, अगर वो पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट नहीं होगी तो वो जो ऊष्मा निकली है वो किसी भी अंग को हमारे जला सकती है। तो जो जल होता है वो उसका कार्य ये होता है कि वो जो हीट उत्पन्न हो रही है हमारी बॉडी में, उसको वो प्रॉपर पूरे बॉडी में वो मेंटेन कर देता है उस हीट को, जिससे कि हमारा कोई भी अंग जो है ये कह सकते हैं कि खराब नहीं होता है या जल नहीं सकता। जल शरीर की भीतरी गर्मी को पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। जल जो है शरीर की भीतरी गर्मी मतलब अंदरूनी गर्मी को पसीने के रूप में शरीर से वो बाहर निकालता है। पसीने के रूप में शरीर से निकला जल वेपर बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया में शारीरिक ऊष्मा यानी बॉडी हीट का उपयोग होता है, जिससे शारीरिक तापमान स्थिर रहता है तथा शरीर ठंडा रहता है। गैस जो जल है जो हमारी भीतरी गर्मी को पसीने के रूप में हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देता है अगर हम कोई भी कार्य करते हैं या गर्मी होती है तब। पसीने के रूप में शरीर से निकला जल जो है वाष्प बनकर यानी वेपर बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया में शारीरिक ऊष्मा यानी बॉडी हीट का उपयोग होता है, जो हमारी बॉडी जो हीट दे रही है उसका उपयोग होता है। मतलब जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो जो हमारी बॉडी में से एक हीट उत्पन्न होती है तो वो क्या होता है, जो हीट उत्पन्न हो रही है हमारी जो भी जिससे शरीर का तापमान स्थिर रहता है तथा शरीर ठंडा रहता है। अगर वो हीट हमारे बाहर नहीं निकलेगी तो हमारे शरीर का तापमान मेंटेन नहीं रहेगा और जो शरीर जो है हमारा ठंडा नहीं होगा। ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से में उत्पन्न ऊष्मा का 25% भाग पसीने के रूप में शरीर से निकल जाता है। जब भी गर्मियाँ आती हैं गर्ल्स, समर वेकेशन होते हैं, समर टाइम होता है, तब जो भी हम कार्य करते हैं या वो उस दौरान जो पसीना हमारा निकलता है तो पूरे पसीना एक दिन में हमारा 25% हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसके अतिरिक्त गर्मी शरीर से बाहर निकलती, जो गर्मी होती है हमारे शरीर की वो बाहर निकल जाती है। इसके फलस्वरूप जो है शरीर ठंडा रहता है। इसके ठीक विपरीत जब भी विंटर्स आते हैं, अगर हम पर्याप्त मात्रा में कपड़े या गर्म वस्त्र नहीं पहनेंगे तो शरीर ठंड के मारे हमारा कँपकँपाना शुरू कर देगा तथा शरीर से ऊष्मा निकलने से रोकता है। अतः हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी गर्म बनी रहती है विंटर के टाइम पे। और अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें कपकपाहट शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो गर्म कपड़े हैं वो ज़रूर पहनने चाहिए। शरीर विज्ञानियों का ऐसा मानना है कि 1 क्वार्ट पसीने से 580 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अतः ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक पसीना निकलता है तथा शरीर का तापमान नियत बना रहता है। जब गर्मी आती है तो हमारे जो है अगर 1 क्वार्ट पसीना निकलेगा तो ऐसा कहा जाता है गर्ल्स कि हमारे बॉडी में इतनी हीट उत्पन्न होती है कि हमारी उस हीट से हम एक बल्ब आसानी से जला सकते हैं। तो अगर ये पसीना नहीं निकलेगा तो क्या होगा, शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहेगा, और अगर निकलेगा तो शरीर का तापमान हमारा मेंटेन रहेगा। जल का विशिष्ट ताप स्पेसिफिक हीट एक होता है। यही कारण है कि जल शरीर के तापमान को स्थिर रखने में सक्षम एवं समर्थ है। जो जल है उसका मेन कार्य क्या है, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ताप जो होता है एक होता है। यही कारण है कि जल के शारीरिक ताप को स्थिर रखने में समर्थ एवं जो जल है हमारी बॉडी को स्थिर मतलब मेंटेन रखने में और उसे पूरी तरह से परफेक्ट रखने में वो सक्षम है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जो है जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस करिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, थैंक यू, बाय।